अब देखो ये जो चैप्टर ये 3 कंट्री में डिवाइडेड है, तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है। तो वो जो एक छोटा सा पार्ट है जो तुम्हें 3 मार्क्स में आ सकता है वो तुम इसमें देखोगे। जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने तुमको वहां पे चांद सितारे बनवाए हुए थे कि भाई ये चीज आएगी ही आएगी। ज्यादा मार्क्स है तो हर तरीके के क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक हमको इसमें छोड़ना नहीं है। ट्रेड के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। ठीक है, तो जो थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में दोनों का किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई, कैसे रोमन एम्पायर धीरे धीरे अपने फॉल की तरफ आ रहा है, तो वो जो पार्ट है वो भी अच्छे से पढ़ के जाओगे। ठीक है, अब कुछ भी पढ़ लेना, कुछ भी छोड़ जाना, लेकिन ये मत छोड़ के जाना। ज्यादातर क्वेश्चन बनता ही बनता है वो क्या है, दोनों का कॉन्ट्रास्ट करना है ना, दोनों को डिफरेंशिएट करना है कि चाइना ने किस तरीके से, चाइना का क्या पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन था और जापान का क्या पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। बेसिक सबको पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है फोर्थ ऑर्डर को। क्यों? 80 to 90% जो पेपर बनेगा वो इन्हीं कुछ चुनिंदा टॉपिक्स में से बनने वाला है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो मेरे क्लास 11th के बच्चों, क्या तुम भी बनना चाहते हो टॉपर्स? तो टॉपर्स बनने के लिए आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जो आज तक YouTube हिस्ट्री में है ही नहीं। ठीक, तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे तुम हमारी क्लास 11th की इस बुक पे थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री पे मास्टरी हासिल कर सकते हो। और साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं तुम्हें बताने वाली हूं जिनके थ्रू तुम एग्जाम में 80 to 90% जो पेपर बनेगा वो इन्हीं कुछ चुनिंदा टॉपिक्स में से बनने वाला है। ठीक, तो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो? देन लेट्स स्टार्ट। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये जो एक तरीके का टेबल है जो मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि भाई सीबीएसई ने सिलेबस में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है चैप्टर वाइज वो क्या क्या है ना। तो यहाँ पे देखो कि हर चैप्टर जो है हमारा, फर्स्ट चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ हो या एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, नोमैडिक एम्पायर, 3 ऑर्डर्स, सारे के सारे जो चैप्टर हैं सभी के ऊपर इक्वल वेटेज है 10 मार्क्स का। लेकिन हमारा जो लास्ट चैप्टर है कौन सा, पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, सिर्फ इसके ऊपर कितने नंबर हैं? 15 नंबर है, क्योंकि हमने भी देखा कि भाई चैप्टर बहुत बड़ा है, लेंथी है। ठीक है, अब ये तो हो गई कि भाई ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात। इसके साथ साथ सीबीएसई ने क्या किया हुआ है, आपको क्वेश्चन वाइज भी उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि भाई किस चैप्टर में से कौन सा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो यहाँ पे भी देख लो कि भाई जो अर्ली सोसाइटी, मतलब कौन सा चैप्टर हो गया ये आपका, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, मेसोपोटामिया वाला, है ना। तो इसमें से क्या आएगा, इसमें से आएंगे तुम्हें एमसीक्यू, और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो क्या होगी, 4 मार्क्स का केस स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा पढ़ के जाना है तुमको। उसके बाद इसमें से लॉन्ग मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है, लेकिन हर चैप्टर को उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि भाई इसमें से आने क्या वाला है। ठीक है, तो वही जो टिप्स होने वाली है, वही जो टेक्निक्स होंगी कि भाई किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है और उसमें भी किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, वही सारी जो डिटेलिंग है वो मैं आज तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारे चैप्टर हो गए आपके, जैसे एम्पायर वाला है तो इसमें लॉन्ग मार्क्स आएगा, उसके बाद टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन वाला है, इसमें लॉन्ग मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो अपन इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे हमारे पहले चैप्टर से, जो कि है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ में मैंने क्या बताया बेटा कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें से सबसे ज्यादा क्या आता है, इससे सबसे ज्यादा आएगा तुम्हारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था उस टाइम पे मैंने हर एक सोर्स जो था वो तुम्हें अच्छे से बताया हुआ था, बिल्कुल टेबल में हर एक कहानी जो थी, गिलगमेश वाली हो गई या असुरबेनीपाल वाली होगी, सारी की सारी हमने डिस्कस करी हुई थी। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो एक शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, है ना, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भाई ज्यादातर जो चीज पूछी जाती है वो किन के बारे में, कि ग्रोथ ऑफ टाउन की, कैसे वहां पे अर्बनाइजेशन आया, और अर्बनाइजेशन में भी जो उर और मारी, कि भाई उर का जो आप बोल सकते हो जो सेटलमेंट था, टाउन प्लानिंग थी, वो किस तरीके से थी, और जो मारी थी उसमें वो कैसे एक ट्रेड टाउन बना, है ना। तो जो टोल वगैरह वो लिया करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर इतना होता नहीं था, पास्टरलिज्म इतना होता नहीं था, तो जो ट्रेड के थ्रू उन्होंने कैसे अपना एक्सपेंशन किया, डेवलपमेंट किया, वो ठीक है, वो वाला पार्ट तुम ज्यादा पढ़ के जाओगे। उसके बाद आता है कि ट्रेड,
कि मेसोपोटामिया में जो है वो सारे के सारे मिनरल्स उनको मिलते नहीं थे, तो कैसे वो अलग अलग देशों से ब्रॉन्ज मंगाया उन्होंने, टिन मंगाया, कॉपर मंगाया, सारी चीजें कहां कहां से क्या क्या चीजें वो बुलवाया करते थे। तो वो जो एक छोटा सा पार्ट है जो तुम्हें 3 मार्क्स में आ सकता है वो तुम इसमें देखोगे, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या है, यूज ऑफ राइटिंग, है ना। जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने तुमको वहां पे चांद सितारे बनवाए हुए थे कि भाई ये चीज आएगी ही आएगी, है ना। तो यूज ऑफ राइटिंग भी अच्छे से देख के जाओगे कि भाई क्यों उन्हें राइटिंग की नीड पड़ी, क्योंकि उन्हें ट्रांजैक्शन को क्या करना था, लिखना था। तो उन सब चीजों के साथ साथ क्यों उन्हें जो नीड थी राइटिंग की और कैसे फिर उन्होंने राइटिंग को इवॉल्व किया, वो वाला पार्ट हो गया, है ना। अब देखो बेटा, है क्या कि पढ़ना तो चैप्टर की डिटेलिंग तो पूरी करोगे, पढ़ के तो पूरा जाओगे, क्योंकि एमसीक्यू तो पूरे चैप्टर में से ही आएंगे, है ना। तो चैप्टर तो पूरा पढ़ के जाना है। साथ ही साथ अगर स्कूल में तुम्हारी मैडम तुम्हें बता रही है या सर बता रहे हैं, कोई टॉपिक बहुत ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं, है ना, हिंट दे रहे हैं कि इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी पढ़ लो। क्योंकि होता क्या है ना कि जो 11th का पेपर होता है वो आपके स्कूल में ही बनता है ना। तो इसलिए क्या जरूरी है कि भाई ये टॉपिक्स तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन अगर स्कूल से किसी चीज का साइन मिल रहा है, हिंट मिल रहा है, तो उसको भी पढ़ लो, ठीक है, वो चीज है। अब देखो इसके बाद आ गया हमारा कौन सा चैप्टर, सेकेंड चैप्टर। इसमें से आता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, है ना। तो इसमें क्या देख के जाओगे, इसमें देखोगे डायनेमिक्स ऑफ द रोमन एम्पायर। डायनेमिक्स क्या हो गया कि भाई जो रोमन एम्पायर है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, उन्होंने जो सोसाइटी बनाई थी, उनका जो कल्चर था, है ना, उनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, वो सारी चीजें, है ना। क्योंकि लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है और उसमें क्या होगा कि वो आपसे एक ही डिटेल, मतलब एक ही टॉपिक डाल के आपसे पूरा चैप्टर पूछ डालेंगे, है ना। तो जो सबसे ज्यादा आता है वो क्या है कि भाई रोमन एम्पायर के बारे में बात करें तो उसके बारे में तो बताओ तुम, है ना। तो वो क्या है, वो एक चैप्टर की समरी पूछ ली आपने, तो डायनेमिक्स ऑफ द रोमन एम्पायर वो आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या आएगा कि रोमन एम्पायर के दूसरे जो उसके सब कॉन्टिनेंट में और जो दूसरे एम्पायर्स वहां पे थे, पर्शियन थे, उनके साथ उनके कैसे रिलेशन थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो चीज हो गई कि फेवरेबल रिलेशन भी बताना है आपको, उसके साथ साथ क्या बताओगे, ट्रेड बता दोगे, और ट्रेड के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, ठीक है। तो जो थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में दोनों का किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई, कैसे रोमन एम्पायर धीरे धीरे अपने फॉल की तरफ आ रहा है, तो वो जो पार्ट है वो भी अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है। अब कुछ भी पढ़ लेना, कुछ भी छोड़ जाना, लेकिन ये मत छोड़ के जाना स्लेवरी, है ना। स्लेवरी जो है इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना, कि जो पिलनी है उनका क्या व्यू है, जो दूसरे राइटर्स हैं उनका क्या व्यू है, किसने क्या बोला, किस तरीके से स्लेवरी का यूज किया उन्होंने। तो ये जो स्लेवरी वाला पार्ट है ये तो आता ही आता है, घुमा फिरा के वो आपसे इस पे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो स्लेवरी क्या हो गया, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके साथ साथ रोमन एम्पायर का डायनेमिक्स और जो उनकी दूसरे एम्पायर पर्शियन वगैरह के साथ जो उनकी डीलिंग थी वो पढ़ोगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद आ गए हम लोग थर्ड चैप्टर पे, नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर में क्या देखना है, तो भाई नोमैडिक सोसाइटी और इनके इंस्टीट्यूशन की ट्राइबल कल्चर था, कैसे अलग अलग एरिया में रहते थे, है ना, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, वो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो देखना है। उसके बाद क्या है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, गंगीज खान है। गंगीज खान के ही तो चारों तरफ पूरा नोमैडिक एम्पायर है, मंगोलियन एम्पायर है। तो गंगीज खान का राइज, उनका फॉल, और साथ ही साथ उनके जो एक्सपेडिशंस थे, है ना, कि कहां पे किया, बढ़िया सा मैंने आपको एक टेबल बना के बताया था कि इनके साथ फिर इनके साथ फिर इनके साथ, तो वो पूरी जो चीजें हैं वो अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद क्या कि भाई जब गंगीज खान चले गए तो उनके जो डिसेंडेंट्स थे, है ना, जो चोगताईज आए हैं, जोची आए हैं, वो लोग जो आए हैं, उनके टाइम पे उन्होंने सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक में क्या क्या चेंजेस करे। तो पहले क्या था कि भाई इतनी अच्छी रिलेशन नहीं थी गंगेज खान के टाइम जो सेडेंटरी सोसाइटीज हैं और जो नोमैडिक सोसाइटीज हैं उनके बीच में। बट जब क्या हुआ, जब उनके बच्चे आए तो उन्होंने क्या किया, एक अच्छी रिलेशन मेंटेन करी उन्होंने, क्योंकि चाइना से जो आप बोल सकते हो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह आके उनके यहाँ आ गए थे, है ना। तो उनकी वजह से कैसे एक अच्छी रिलेशन मेंटेन हो पाई, जो गजान वाला जो वहां पे चीज थी वो बताना है आपको, है ना। उसके साथ साथ इसमें जो इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, याम, जो कुरियर सिस्टम है, ठीक है। तो याम पे तो देख लो बेटा, या तो वो आपसे थोड़ी सी डिटेलिंग करके पूछ लेंगे, या फिर एमसीक्यू में, है ना। एमसीक्यू में क्या होता है कि वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो याम आना ही आना है ना। तो याम जो है वो इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है कि भाई जो मंगोलियंस है उनका क्या व्यू है चंगेज खान के को लेके, और जो वर्ल्ड है, जो दूसरी कंट्रीज जिनको उन्होंने कॉन्कर करा था, उनका लिए क्या व्यू है। तो जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव व्यू है, वो जो कंक्लूजन वाला पार्ट पढ़ा था वो भी अच्छे से इसमें पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोमैडिक एम्पायर। अब इसके अलावा जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो कौन सा हो गया, थ्री ऑर्डर। थ्री ऑर्डर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या,
फ्यूडलिज्म का मतलब पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्यों फ्यूडलिज्म आया और फ्यूडलिज्म ने सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस करे, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको समझाया था वो बढ़िया से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाना है कि लॉर्ड ये चीज दे रहे हैं, फिर पीजेंट्स ये चीज दे रहे हैं ना, वासल्स का क्या रिलेशन है वो, उसके साथ साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर। अब तुम सोच रहे हो कि मैम आपने तो पूरा ही डाल दिया, पूरा डाल दिया, लेकिन बता रही हूँ कि क्या पढ़ना है उसमें से, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है बेसिक सबको पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है? सबसे ज्यादा पढ़ना है फोर्थ ऑर्डर को। क्यों? क्योंकि फोर्थ ऑर्डर में जो पोप है, जो मॉन्क है स्पेशली, है ना, कि सेक्युलर और जो रेगुलर क्लर्जी, मैंने दोनों चीजें बताई थी आपको, उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो मॉन्क्स जो है, मॉन्क्स किस तरीके से रहते थे, मॉन्क्स की लाइफस्टाइल कैसे थी, है ना, जो सेंट बेक्टाइन की मॉनेस्ट्री में जो रूल्स उनके लिए अप्लाई हुए थे, वो सारी चीजें मॉन्क्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है इसमें से, ठीक है। तो मॉन्क्स वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आ गया क्या कि भाई जो थर्ड ऑर्डर है, तो उसमें पीजेंट्स के बारे में हो सकता है वो आपसे कुछ चीजें पूछ रहे हैं कि भाई सर्व कैसे होते थे, या सर्व के ऊपर कौन कौन सी वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, फिर कैसे जब वो टाउन्स में गए तो वो फ्री हुए, तो फोर्थ ऑर्डर का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, वो चीज बतानी है। और उसके बाद क्या बताओगे? उसके बाद जो पढ़ना है इसमें से वो है उसका 14th सेंचुरी क्राइसिस, कि 14th सेंचुरी में क्या क्या चीजें हुई। तो जो ब्लैक डेथ अपन ने पढ़ा था, शॉर्टेज ऑफ मनी पढ़ा था, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन पढ़ा था, ठीक है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो भी इसमें से पढ़ के जाना है तुमको, ठीक। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हैं, और बाकी का जो चैप्टर है वो छोटी मोटी डिटेलिंग, क्योंकि एमसीक्यू तो आने ही है पूरे चैप्टर में से, तो छोटी मोटी डिटेलिंग पूरी चैप्टर में से करोगे तुम, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। तो चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेनेसेंस है, उसके कॉज है, उसके इफेक्ट है, उसके इंपैक्ट है, मतलब रेनेसेंस से लेके जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि पूरा चैप्टर ही रेनेसेंस है ना। तो रेनेसेंस इज द मेन टॉपिक, उसको पढ़ोगे। उसके बाद जो पेंटिंग वगैरह में, बिल्डिंग वगैरह में जो कंट्रीब्यूशन है, डेंटालो का जो कंट्रीब्यूशन है, माइकलैंजेलो का जो कंट्रीब्यूशन है, वो सब चीजें। उसके बाद जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? विमेन, ठीक। विमेन के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। जनरली टीचर्स का ये बहुत फेवरेट टॉपिक होता है कि भाई विमेन जो है उनकी जो रेनेसेंस था उस टाइम पे सिर्फ मेन की बात करी जा रही थी, तो विमेन की क्या पोजीशन है वहां पे, और उसमें भी जो फेडले थी या फिर जो कैसेंड्रा थी, उन्होंने किस तरीके से चीजें, सॉरी फेडले और जो आपकी इसाबेल थी, उन्होंने किस तरीके से चीजों में अपने, मतलब उसी टाइम पे ही उन्होंने कैसे वो एक तरीके से अलग हुई बाकी फीमेल से, ठीक, वो चीज हो गई। रिफॉर्मेशन में जो मार्टिन लूथर है उनका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, साथ ही साथ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, है ना, तो कोपरनिकस हो गया, गैलीलियो, मतलब जो बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है वो याद कर लेना, ताकि खुद जाके भी वहां पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को फ्रेमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन वाला पार्ट भी थोड़ा सा देख लेना उसमें, ठीक। अब इसके बाद आता है डिस्प्लेसिंग द इंडिजीनियस पीपल। तो यहां से भी क्या आएगा, ये वाली जो थीम है इसमें से भी क्या आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले वो कॉजेस जिसकी वजह से क्या हुआ कि नेटिव्स का डिस्प्लेसमेंट किया गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ नेटिव का, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कैसे कॉलोनीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद जो टेबल मैंने तुम्हें पढ़ाया था, याद करो, कि नेटिव्स क्या सोचते थे यूरोपियंस के बारे में और यूरोपियंस क्या सोचते थे नेटिव्स के बारे में, तो दोनों का जो पर्सपेक्टिव है वो पढ़ोगे। उसके बाद हो गया गोल्ड रश। गोल्ड रश में क्या देखना है कि भाई गोल्ड रश जो है, उस गोल्ड रश में ये चीज देखनी है कि कॉजेस क्या थे, कि जिसकी वजह से इतने सारे जो यूरोपियंस हैं वो मैसिव लेवल में कहां मूव कर रहे थे, अमेरिका की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक। तो वो गोल्ड रश और उसके कारण उसका इफेक्ट क्या हुआ वो चीज पढ़ना है। उसके बाद रिफॉर्म्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत ईजी होता है, और ये एक नई चीज की बात करता है, एक रिफॉर्म की बात कर रहा है ना, प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहा है, उसका सॉल्यूशन बता रहा है हमें। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई जो रिफॉर्म्स है जो नेटिव्स के साथ किए गए, कहां पे, अमेरिका में भी, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में भी। तो यहाँ पे जो आपका वो था Why weren't we told है, या फिर जो W.H. रैनर की जो स्पीच है, वो सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया को लेके, साथ ही साथ अमेरिका में, यूएसए और कनाडा में क्या क्या चीजें हुई रिफॉर्म में, वो वाला पार्ट, ठीक है, वो इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद लास्ट चैप्टर आ गया हमारा कौन सा, पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। अब देखो ये जो चैप्टर ये 3 कंट्री में डिवाइडेड है, तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि पहले जापान की बात होती है, फिर चाइना की और फिर कोरिया की, ठीक है। तो जापान में क्या इंपॉर्टेंट, तो जापान में जो टोकुगावा शोगुनेट था, है ना, जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया था कि शोगुन्स था, उनका कैसे रूल होता था, क्या होता था, क्योंकि देखो 15 मार्क्स है बेटा इस पे, है ना, ज्यादा मार्क्स हैं, तो हर तरीके के क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक हमको इसमें छोड़ना नहीं है। तो टोकुगावा शोगुनेट के टाइम पे जापान कैसा था, फिर मेजी रेस्टोरेशन जब आया तो उस मेजी रेस्टोरेशन ने क्या रिफॉर्म्स करे, वो भी मैंने तुम्हें बढ़िया तरीके से बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव में, एजुकेशन में, है ना, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, डेली लाइफ में उनके क्या चेंजेस हुए, तो वो चीजें मेजी रेस्टोरेशन वाला। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, चाइना की, तो चाइना में 3 जो आइडियोलॉजीज थी वो मैंने बताई थी। सबसे पहले जो लेंग
चाओ वाले जो लोग थे, जो उनको इंपीरियल सिस्टम को कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की बात करते थे, फिर रिपब्लिकन्स आए और फिर कौन आए, फिर कम्युनिस्ट आए। तो वो जो चीजें हैं वो उन्हीं बेसिस पे आपको पूरा चाइना पढ़ना है। तो सन यात सेन से माओ जेडुंग जो है उनका पूरा पार्ट, कम्युनिस्ट पार्टी का कैसे राइज हुआ, जो लॉन्ग मार्च वाला जो प्रोसेस देखा था हमने वो वाला, ठीक है, इसमें लॉन्ग मार्च देख लो, ठीक है। तो लॉन्ग मार्च भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग मार्च के बारे में पूछा जाता है जनरली। और उसके साथ साथ क्या हो गया कि भाई ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट और जो कल्चरल रेवोल्यूशन था उनका, वो चीजें है ना, कि किस तरीके से उन्होंने चाइनीज सोसाइटीज जो थी उसमें क्या किया, एक तरीके से चेंज लेकर आए, कॉमन मास जो था उसको यूनाइट किया। कल्चरल रेवोल्यूशन में वो किस तरीके से बात करते हैं कि ट्रेडिशन को छोड़ के हमें क्या करना चाहिए, मॉडर्न आइडियाज को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि रिलीजन हमें क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं खींच रहा है। लास्ट इसमें हो गया कि चांग काई शेक का क्या रोल था, और चांग काई शेक का कोरिया में भी क्या रोल था, वो चीज, सॉरी ताइवान में भी क्या रोल था, वो चीज है ना। उसके बाद आ गए हम कोरिया पे। तो कोरिया में जो फॉरेन करेंसी क्राइसिस है वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी में जो चीज हुई कि भाई डेमोक्रेसी में कभी मिलिट्री रूल आ रहा है, कभी डेमोक्रेसी आ रही, फिर मिलिट्री रूल, फिर डेमोक्रेसी, लास्ट में कैसे पीसफुल डेमोक्रेसी का ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अनदर, वो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो है जिसपे ज्यादातर क्वेश्चन बनता ही बनता है वो क्या है, दोनों का कॉन्ट्रास्ट करना है ना, दोनों को डिफरेंशिएट करना है कि चाइना ने किस तरीके से, चाइना का क्या पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन था और जापान का क्या पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन था, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये थे हमारे सारे चैप्टर्स और ये थे उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। आपके जो भी सजेशन है, व्यूज हैं, हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।